नमस्कार साथियों, उपनिषद श्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाषा परिवार के वर्गीकरण की। हम लोग देखते हैं कि भाषा परिवार के वर्गीकरण के लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं, एक आकृति मूलक और एक पारिवारिक या ऐतिहासिक। लेकिन इनके पीछे लॉजिक क्या होता है, आज हम उसको समझने का प्रयास करें। हम सीधे आते हैं अपने विषय पर। आप लोगों को मालूम होगा साथियों कि किसी भी भाषा के दो प्रमुख तत्व होते हैं। एक तत्व होता है रचना तत्व और दूसरा तत्व होता है उसका अर्थ तत्व। रचना तत्व यानी जो उसका बाह्य तत्व है, बाहरी रूप है, जिसमें कि ध्वनि आ जाती है, वर्ण आ जाते हैं, शब्द, वाक्य और स्वनिम रूपिंग आप लोगों ने सुना होगा। यानी जो बाहरी रूप है वो रचना तत्व कहलाता है, जिसके आधार पर किसी भाषा की संरचना तय होती है। और दूसरा तत्व होता है अर्थ, यानी शब्दों के आधार पर हमारे मस्तिष्क में जो छवि बनती है, जो हमारे अंदर संवेदना आती है, उसको हम उसका अर्थ तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द है अगर कमल, ये इसका बाह्य तत्व हुआ और उसकी छवि तुरंत ही हमारे अंदर एक फूल आ जाएगा जो उसका अर्थ तत्व हुआ। तो बाह्य तत्वों के आधार पर यानी रचना या फिर संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको हम लोग आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जो बाह्य तत्व के आधार पर है। लेकिन जब बाह्य तत्व यानी रचना और अर्थ दोनों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है, तब हम उसको पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों कि जब हमने शब्द, वर्ण, वाक्य के आधार पर वर्गीकरण किया तो वह आकृति मूलक आया। आकृति का अर्थ ही क्या है? किसी चीज की आकृति, उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना, उसकी रचना कैसी है, तो यह आकृति मूलक हुआ। लेकिन जब उसमें हमने अर्थ तत्व को भी जोड़ लिया तब वह पारिवारिक वर्गीकरण कहलाया। ये हुई पहली बात। पारिवारिक वर्गीकरण के बारे में चूंकि हमने पिछले वीडियो में बात की है, इसलिए हम अपना ध्यान आकृति मूलक पर रखेंगे इस बार। अब हम देखते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण है क्या। अभी हमने देखा साथियों कि आकृति यानी भाषा की संरचना शब्द, वाक्य और ध्वनियों पर आधारित होती है, जिसको स्वनिम भी कहते हैं। आप लोग अगर स्वनिम और रूपिम स्वन विज्ञान के बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करिए। एक वीडियो हम इस पर भी अच्छे तरीके से बनाएंगे, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरह से समझने में आसानी हो। हम पहले बात करते हैं शब्द के ऊपर। हालांकि सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही मानी जाती है किसी भाषा में, लेकिन फिर भी सार्थक सबसे पहली इकाई शब्द होते हैं, इसलिए हम पहले बात करेंगे शब्द पर। आकृति के अर्थ में शब्द पर बात करने से मेरा तात्पर्य है कि शब्द की आकृति होती कैसी है, यानी शब्द की रचना कैसे होती है, उसकी बनावट कैसे होती है। उदाहरण के लिए एक शब्द है विद्यालय, आप सभी लोग जानते हैं। इस शब्द को अगर हम तोड़ना शुरू करें, इसमें प्रकृति क्या है, यानी धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रतिउपसर्ग क्या है, इस तरह हम तोड़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि इसके अच्छे खासे खंड हो जाएंगे। जैसे यह विद धातु से बना है, इस धातु को प्रकृति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी यह मूल शब्द है, यह मूल प्रकृति है। विद धातु में यप प्रत्यय लगा है, साथ में टाप प्रत्यय लगा है, तो विद क्यप टाप मिलाकर के बना विद्या। इस विद्या में भी आलय जोड़ करके बना विद्यालय। आप लोगों ने संधि में पढ़ा होगा, नहीं तो हम आगे इसके बारे में और बनाएंगे। यानी एक शब्द हुआ विद्यालय,
जिसके पीछे इतने छोटे छोटे शब्द और ध्वनियां काम कर रही हैं। और एक दूसरा शब्द लीजिए, मान लीजिए पेन या पिन। ये शब्द कैसा है? इसका आगा पाछा कुछ नहीं है, पेन इसका नाम रख दिया है तो रख दिया है। इसी में अगर हम जोड़ दें, मान लीजिए बॉक्स, क्या बन जाएगा? पेन बॉक्स। एक है पेन बॉक्स, एक है विद्यालय। इन दोनों में एक चीज अंतर आप लोग देख पा रहे होंगे। पेन बॉक्स कोई भी थोड़ा समझदार इंसान देखेगा तुरंत पता लगा लेगा कि ये पेन और बॉक्स से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह चीनी भाषा में हम देखते हैं, उसमें जिन का अर्थ होता है मनुष्य, मानव या आदमी। तो शब्द होता है, उसका अर्थ होता है अनेक। तो इसको मिलाकर के तोजिन लिख दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है अनेक मनुष्य। हिंदी में जिसको हम मनुष्यों कह सकते हैं। क्योंकि हिंदी में तो यह सुविधा है कि हमने एक मात्रा लगा करके मनुष्यों कर दिया, लेकिन मैंडरिन यानी चाइनीज में यह सुविधा नहीं है, और वहां पर हमने दो शब्दों को जोड़कर बनाया, तो और जिन यानी तोजिन। ठीक वैसे ही जैसे हमने बनाया पेन और बॉक्स यानी पेन बॉक्स। तो तोजिन में और विद्यालय में आप लोग एक फर्क यह देख पा रहे हैं कि तोजिन में दोनों प्रकार के शब्द हमको स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन विद्यालय में इतने शब्द मिलकर के विद्यालय बना है, लेकिन यहाँ पर ये सभी शब्द स्पष्ट हमको नहीं दिख रहे हैं। यानी इन शब्दों का अच्छी तरह से घुल मिल करके योग हो चुका है यहाँ पर, इसलिए इसको हम बोलते हैं योगात्मक भाषा। लेकिन यहाँ पर दो शब्द मिले तो हैं, लेकिन इनका किसी प्रकार का योग नहीं हुआ है, तो इनको हम लिखते हैं अयोगात्मक भाषा। ये तो शब्द के दो प्रमुख रूप हुए, या भाषा वर्गीकरण के कह ले, लेकिन उसका आधार चूंकि शब्द है तो हम अभी शब्द पर ही देख रहे हैं। तो यानी आकृति मूलक का पहला हिस्सा हुआ शब्द, या पहला आधार हुआ शब्द, और इस पहले आधार शब्द के आधार पर एक भाषा निर्मित हुई जिसको हमने अयोगात्मक कहा, जिसका उदाहरण चीनी भाषा है, मैंडरिन जिसको बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास रूप आया योगात्मक, जैसे कि हमने हिंदी या फिर संस्कृत में देखा। यह अयोगात्मक भाषा बिल्कुल गणित की तरह होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। जैसे गणित में हम लिखते हैं, मान लीजिए 102, अगर इसमें हम थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं, कोई भी शब्द आगे पीछे करते हैं, तो तुरंत पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 0 1 2 कर दिया तो इसका अर्थ 12 हो गया, 2 0 1 कर दिया तो इसका अर्थ 201 हो गया। इसी तरह तो जिनको भी अगर हमने गलती से आगे पीछे कर दिया, जिनको कर दिया, तो उसका कुछ अलग ही अर्थ निकलेगा। यह अयोगात्मक भाषा की एक विशेषता होती है। अब हम बात करेंगे योगात्मक भाषा की। योगात्मक, जैसा कि अभी हमने बताया, कि जिसमें प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द जो है प्रकृति या फिर धातु, वो आपस में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, वो योगात्मक भाषा होती है। तो इनके घुलने मिलने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह भी 3 प्रकार से संपन्न होती है, यानी उनको भी 3 रूप में देखा जाता है। पहला है अश्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट शब्द का अर्थ आप लोगों को पता हो कि जिसमें कोई भी चीज दोहरी हो जाती है, या फिर कहें कि एकदम बिल्कुल जुड़ जाती है, जिसके 2 अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी श्लेष का अर्थ होता है जिसके 2 अर्थ होते हों, एकदम घुले मिले हुए अर्थ जो पता न चले। तो अश्लिष्ट का अर्थ हुआ कि जिसमें चीजें योग तो हो, लेकिन वह एकदम श्लिष्ट ना हो, एकदम घुली मिली ना हो, उसको बोलते हैं अश्लिष्ट योगात्मक भाषा। दूसरा है श्लिष्ट योगात्मक भाषा,
और तीसरा है इसके भी एक स्तर आगे, और वो है प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट यानी जो और भी विशिष्ट प्रकार से श्लिष्ट हो गई हैं, इस तरह से जुड़ गई हैं कि जो पहचानने में भी ना आए, इसको हम देखते हैं। अश्लिष्ट अब देखते हैं कि मान लीजिए योग तो है, इसमें एक शब्द है रामराज। हम देखते ही पहचान जाएंगे कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, राम और राज। लेकिन फिर भी यह इतना घुला मिला नहीं है कि पहचानने में ना आ सके। यह तो जिनके प्रकार से ही मिलता जुलता है, अयोगात्मक से थोड़ा सा मिलता जुलता है। बस अंतर यह होता है कि तोजिन हम लिखते हैं तो उसमें स्पष्ट अंतर होता है, ये दूर दूर है, और रामराज में हम एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखते हैं, इसमें योग हो गया है, इसलिए यह योगात्मक भाषा होती है। अश्लिष्ट में भी 4 प्रकार के योग पाए जाते हैं। एक होता है जैसे पूर्व योग, मान लीजिए समय है, इस समय में हमने पूर्व में अ जोड़ दिया तो क्या बन गया, असमय। भाग है, इस भाग में हमने पूर्व में वि जोड़ दिया, क्या बन गया, विभाग। यानी जहां पर पूर्व में प्रत्यय या फिर पूर्व में उपसर्ग जुड़ रहा है, वहां पर हम पूर्व योग बोलेंगे। इसी तरह से एक मध्य योग आता है कि जिसमें प्रत्यय मध्य में जुड़ता है। इसका उदाहरण संथाली भाषा में दिया गया है कि जैसे मंझ का अर्थ होता है मुखिया, प्रधान। प है तो की तरह ठीक बहुवचन। लेकिन इनको जोड़ने के बाद बनेगा मपंझी, यानी अनेक मुखिया लोग। यहाँ पर यह बीच में जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मध्य योग हुआ। यहाँ पर यह पहले जुड़ा था, इसलिए यह पूर्व योग हुआ। इसी तरह एक होता है अंत योग, जहाँ पर शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, वहाँ अंत योग होता है। जैसे कन्नड़ भाषा में एक सेवक शब्द है, तो सेवक यही रहेगा। इसमें अगर आगे हमने नु जोड़ दिया तो इसका अर्थ हो गया सेवक ने। इसमें आगे हमने नन्नु जोड़ दिया, वो हो गया सेवक को। इसमें आगे हमने निंद जोड़ दिया, वो हो जाएगा सेवक से। यानी सेवक शब्द वही है, लेकिन उसके आगे या फिर कहें कि अंत में प्रत्यय जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आता रहता है। ये होता है अंत योग। एक और होता है पूर्वांत योग। पूर्वांत का अर्थ होता है पूर्व, लेकिन किसके, अंत के। तो जब हम अंत के पहले कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वहां पर पूर्वांत योग होता है। न्यूगिनी की नफीरी भाषा में इसका उदाहरण दिया जाता है। वहां स्नफ होता है जिसका अर्थ होता है सुनना, और ज स्नफ ऊ हो जाता है कि मैं सुनता हूं। यहाँ पर ये अंत के पूर्व में जोड़ा गया प्रत्यय है, इसलिए पूर्वांत योग होगा। क्योंकि यह 3 ही वर्णों का शब्द है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मध्य में जोड़ा गया है, लेकिन इसी के आगे और भी वर्ण लगे होते तो भी इसके अंत के पूर्व में ही यह जुड़ता, इसलिए इसको बोलेंगे पूर्वांत योग। तो यह सभी शब्द आपस में योग तो कर रहे हैं, लेकिन अश्लिष्ट हैं। विद्यालय की तरह इतने नहीं जुड़ गए हैं कि चीजें देखने में पता न चले। ये सब आप लोग देख पा रहे होंगे कि विभाग में वि और भाग भी दिख रहा है, मंझिप में मपंझी में भी शब्द वही हैं, दिख रहे हैं, सेवक नु सेवक नन्नु में भी दिख रहे हैं। ये कन्नड़ का उदाहरण है। तुर्की इसके लिए सबसे ज्यादा
उदाहरण दिया जाता है तुर्की भाषा अंत योग के लिए। और पूर्वांत योग में भी आप देख रहे हैं चीज़ें वही हैं, लेकिन इस तरह से श्लिष्ट नहीं हो गई हैं कि वो पकड़ी ना जा सके। तो ये हुए अश्लिष्ट के उदाहरण। अब हम देखते हैं श्लिष्ट के उदाहरण कि जहाँ प्रत्यय के जुड़ने से मूल जो शब्द है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है और वह देखने में भी यानी आकृति की भी दृष्टि से इतने जुड़ जाते हैं कि पता लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर श्लिष्ट होता है। यह श्लिष्ट योगात्मक भाषा की विशेषता है। जैसे हमने अभी कहा था विद्या और आलय, उसमें आपने ध्यान दिया कि चीज़ें पता लग रही होती हैं। विद्या आलय लिखा होगा तो विद्या आलय ही लिखा होगा, लेकिन इसमें ये दोनों जुड़ करके आ और आ मिला करके विद्यालय बनाते हैं। इसी तरह से इतिहास है और इसमें इक जोड़ दिया हमने तो ये बन गया ऐतिहासिक। यानी यहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं, मिल करके नया शब्द बना रहे हैं और उनके बीच में श्लिष्टता आ रही है। अरबी में भी इसी तरह के कुछ उदाहरण मिलते हैं। अरबी में जैसे होता है वहाँ पर तीन तीन वर्णों के एक एक शब्द मूल शब्द होते हैं। जैसे क त प, ये एक धातु हो गई या फिर यह एक प्रकृति जिसको कहते हैं हो गया। इसी तरह से क त ल, यह भी एक धातु हो गई। इस क तप का अर्थ है लिखना, इस क त ल का अर्थ है किसी को मार देना। इसी कतप से किताब बन गई, कुतुब बन गया, कातिब बन गया, मकतब बन गया, मकतूब बन गया। आप देखेंगे शब्द लगभग वही हैं, लेकिन इन्हीं से इस प्रकार से श्लिष्ट होकर के, इस प्रकार से यौगिक बन करके ऐसे ऐसे शब्द बन गए हैं कि जिनको पहचानना कठिन हो जाता है कि ये वही शब्द हैं। इसी तरह कत्ल से कातिल, कत्ल, कई शब्द बन जाते हैं कि जैसे कि मूल में यही रहते हैं, लेकिन पहली बार देखने में ही नहीं लगता है कि ये सभी शब्द इस मूल शब्द से बने होंगे। तो यहाँ पर हमको श्लिष्टता दिखाई दे रही है, इसलिए ये हुए श्लिष्ट योगात्मक। हमारी हिंदी और संस्कृत भाषाएं, बल्कि कहें भारोपीय परिवार की अनेक भाषाएं इस श्लिष्ट योगात्मक भाषा के उदाहरण हैं। एक और अगला हमने देखा था वो था प्रश्लिष्ट, यानी और भी इस तरह से जुड़ जाना और भी इस तरह से घुल मिल जाना कि बिल्कुल पता ही ना चले उसमें क्या प्रकृति, क्या प्रत्यय, क्या अर्थ तत्व, क्या रचना तत्व एकदम घुल मिल जाते हैं। संस्कृत के शब्दों का उदाहरण इसमें देखा जा सकता है। संस्कृत में एक शब्द है जैसे दित्सति। इस अकेले शब्द का ही यह पूरा अर्थ निकल करके आता है कि वह देने की इच्छा रखता है। यानी 4-5 शब्दों वाला पूरा वाक्य बस इसी में सिमट करके आ जाता है। इसी तरीके से निनंसति यानी नमस्कार करने की इच्छा रखता है। इसी तरह से मोक्षते यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर तो फिर भी कुछ समझ में आ रहा है। विद्यालय देखने के बाद पता चल रहा है कि हाँ विद्यालय होगा। तो जो शब्द था अयोगात्मक चीनी भाषा का, उसमें तुरंत देखते ही पता चल रहा था। रामराज जो अश्लिष्ट योगात्मक था, उसमें भी देखते ही पता चल रहा था। लेकिन यहाँ पर तो अगर हमको गहरा ज्ञान नहीं है तो इसको तो दूर दूर तक पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ ये कोई शब्द हैं जिनका इतना लंबा अर्थ निकल रहा है। जैसे मैंने बताया निनंसत यानी नमस्कार करने की
इच्छा रखता है। मोक्षते यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है। संस्कृत जो जानते होंगे वो इसको सनंत प्रकरण कहते हैं, यानी इनमें एक शब्दों में ही यह पूरा वाक्य श्लिष्ट होकर के समाहित हो गया है, इसलिए इसको हम प्रश्लिष्ट कहते हैं। ये तो हुए शब्दों के आधार पर वर्गीकरण, यानी हमने क्या देखा कि आकृति मूलक, पहले तो पारिवारिक और आकृति मूलक हुआ। आकृति मूलक में शब्द हमने पहले लिए। इस शब्द में से पहले हमने देखा अयोगात्मक आया, फिर योगात्मक आया। अयोगात्मक का उदाहरण हमने चीनी शब्द लिया, चीनी भाषा ली जिसमें तोजिन का, और योगात्मक के भी हमने 3 रूप देखे। पहला अश्लिष्ट, इस अश्लिष्ट के भी हमने 4 रूप देखे थे, जिसमें पूर्व योग, मध्य योग, अंत योग और पूर्वांत योग था। अश्लिष्ट के बाद हमने श्लिष्ट योगात्मक उदाहरण देखे, जिसमें संस्कृत और हिंदी, विद्यालय आदि की बात हुई। फिर हमने प्रश्लिष्ट देखे, जिसमें अभी हमने संस्कृत की बात की। यह तो हुए शब्द के आधार पर। आकृति मूलक वर्गीकरण का दूसरा प्रमुख आधार है वाक्य। मान लीजिए 2 वाक्य हैं, राम घर जाता है, और दूसरा है भाषा का राम गोज टू होम। इसमें आप देखेंगे पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। इसमें पहले कर्ता है, फिर क्रिया है, फिर कर्म है। यानी कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर जब हम वर्गीकरण कहते हैं तो वहां पर वाक्य का वर्गीकरण होता है, वाक्य संरचना का वर्गीकरण होता है। तीसरा होता है स्वनिम या ध्वनि के आधार पर वर्गीकरण। बंतु भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिनका साधारण तौर पर तो कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन वही खींच करके लंबा बोल जाएंगे तो उसका कुछ और निकल गया अर्थ, और धीरे से ही बोल देंगे तो उसका कुछ और अर्थ निकल गया। हम लोग ही जैसे बोलते हैं, उदाहरण के लिए हम किसी को कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, इसका एक अर्थ निकल रहा है अलग। गुस्से में कह रहे हैं कि जाइए, उसका कुछ अलग अर्थ निकल रहा है। पीके मूवी आप लोग देखे होंगे, उसमें बहुत अच्छे से बताता है अच्छा 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 अच्छा, यानी हर प्रकार के ध्वनियों से भी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यह स्वनिम या फिर ध्वनि के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। इस पर भी हम बाद में जरूरत हुई तो अच्छे से बात करेंगे। आशा करता हूँ साथियों चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आती हैं तो इसको दोबारा देखें, बार बार देखने से चीज़ें और भी अच्छी तरह समझ में आएंगी। एक बार हम इसका फाइनल रिवीजन करते हैं। हमने क्या देखा था कि हम भाषा का वर्गीकरण या भाषा परिवार का वर्गीकरण 2 आधारों पर, पहला आकृति मूलक यानी आकृति या संरचना के आधार पर, और आकृति और अर्थ तत्व दोनों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो वह पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। अब आकृति मूलक के आधार कौन कौन से थे? शब्द, वाक्य और ध्वनि। अब शब्द के आधार पर हमने देखा, एक हमको मिला अयोगात्मक, दूसरा मिला योगात्मक। योगात्मक में हमको एक मिला अश्लिष्ट, दूसरा श्लिष्ट और तीसरा
प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट में हमको मिला था पूर्व योग, मध्य योग, अंत योग। ये तीनों सिंपल से हैं, पहले, मध्य, अंत, और एक था पूर्वांत योग, और एक श्लिष्ट और एक प्रश्लिष्ट। इसी तरह से वाक्य के आधार पर भी हमने कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर देखा था, और इसी तरह से ध्वनि या फिर स्वनिम के आधार पर हमने देखा था। तो कुल मिलाकर के भाषाओं का वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण मोटे मोटे इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, जिसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। और यकीन मानिए साथियों, हो सकता है सीधे प्रश्न इस पर न बने किसी भी परीक्षा में, लेकिन ये चीजें आपके मानसिक स्तर को बढ़ाती हैं, आपके अंदर एक अलग प्रकार से आत्मविश्वास पैदा करती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को सीखे रहेंगे, जाने रहेंगे, तो आगे भविष्य में कहीं भी आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हाँ, आपने चीज़ें ढंग से पढ़ी हैं। जबकि देखने में ये बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन वाकई में ये चीज़ें अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, इसको बार बार अभ्यास करते हैं, तो चीज़ें बहुत ही सरल लगती हैं। इसी तरह हम और भी चीज़ों के साथ आते रहेंगे आप लोगों के सामने। आप लोग वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से आपको सूचनाएं मिलती रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको तुरंत सूचनाएं मिल सकें। हम जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।